हेलो फ्रेंड्स, माय नेम राजश्री प्रसाद। ओके, मैं फर्स्ट टाइम सीडीपी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है 2021 में जो प्रीवियस ईयर आए हुए। ठीक है, उन क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पर और 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। समझाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ टिक नहीं लगा दूंगा, मैं और ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं ना, मैं उसको भी बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं एक्चुअली में मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन ठीक है, और मैंने सीटेट पास भी किया है और सीडीपी मैंने अच्छे से पढ़ा था लगभग। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीडीपी भी थोड़ा अगर हेल्प कर पाऊँ कि ऑप्शन को हम लोग डिस्कार्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2-4 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा तरीका बता सकूँ। सारा चीज़ तो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिनके माध्यम से मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिगम एक ... और प्रक्रिया है। ठीक है, अब होता है अधिगम, एक होता है अधिगम और एक होता है अर्जन। अर्जन जो हम लोग प्राकृतिक रूप से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, जो अपने घर में पेड़ पौधों से, जानवरों से जो हम लोग सीखते रहते हैं, आदमी से सीखते रहते हैं, ठीक है, वो होता है अर्जन। लेकिन अधिगम, अधिगम में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है, किसी बुक का, किसी यंत्र का, किसी का मतलब जो सहायता लेना पड़ता है। जब आप किसी का सहायता लेकर के जब सीखते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। कठिनाई अगर होती है तो जो सरल ऑप्शन 2 लोग में है ना, ये लोग तो पहले गलत हो गए। ठीक है, सरल वाले गलत हो गए तो होगा जटिल। अब जटिल है, जटिल में एक जटिल सक्रिय, एक जटिल निष्क्रिय। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो, नई चीज़ों को सीखते हो, भले मेहनत लगता हो, लेकिन जब आप सीखते हो ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है। वो एनर्जी नेगेटिव वाली नहीं होती, वो एनर्जी पॉजिटिव वाली होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव वाली एनर्जी, जिसको आप बोल सकते हैं सक्रिय। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जटिल एंड या जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम क्या है? जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। अब बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो पहले तो अपने घर में रहता है, दादा दादी, मम्मी पापा, घर में और लोग होते हैं, उनके साथ में रहता है। ठीक है, तो वहां से कुछ सीखता है। इसके बाद में वो कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। तो पहला तो जो हुआ, जो पहला सामाजिकरण हुआ वो उसका क्या हो जाता है? उसका घर ही हो जाता है। लेकिन दूसरी बार जब वो कहीं एंट्री मारता है तो स्कूल ही में ही मारता है। आजकल तो छोटे बच्चे क्लास मतलब प्रथम से पहले क्या होता है, मतलब जो बाल वाटिका वाला जैसे जो स्कूल होते हैं ना, या ठीक है, उसमें जाता है। 3 साल का हुआ नहीं कि चलो नाम लिखा दो, बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं आजकल तो। ठीक है, तो बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक तो क्या हो गया आपका? जहाँ से वो सीखा, मम्मी पापा बोलना, 1 2 3 भी बोलना लगभग अपने घर में सीख जाता है। तो प्राथमिक कारक तो है नहीं, क्योंकि प्राथमिक कारक आपका क्या हो जाता है? घर हो जाता है। ठीक है, द्वितीय कारक, हाँ, बच्चा अपने घर के बाद में जस्ट स्कूल में जाता है, तो द्वितीय कारक सही ऑप्शन है। कोई भूमिका नहीं है। अरे विद्यालय की भूमिका तो बहुत ज़्यादा है। विद्यालय नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते हो, कैसे आपको पढ़ाते? तो विद्यालय के बारे में कोई भूमिका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कि कम भूमिका है, नहीं, विद्यालय की भी उतनी भूमिका है जितनी घर की भूमिका है। मुझे लगता है घर की ज़्यादा हो जाती होगी। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, भले इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जो एग्जाम में निगलेक्ट करना है आंसर को, वो इसी तरीके से जहाँ तक करना है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। कुछ बच्चों का या कुछ बच्चों को भूल जाओ, कभी कभी आप लोग भी जब अपना ग्रुप में पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां से जो आप सीखते हो वही चीज ले जाकर के बच्चों पर भी थोड़ा सोच करके देखो। ठीक है, मानते हैं कि हम लोगों ने बचपन में ग्रुपिंग में नहीं पढ़ाई की हो, लेकिन किया है, पहाड़ा वगैरह लर्न किया है। ठीक है, टीचर ग्रुप में बैठा देते हैं, बोलते हैं बच्चे तुम लोग साथ में आपस में लर्न करो। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या सीखते हैं? क्या बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है? भाई ध्यान भंग होने के लिए थोड़ी हम बच्चों को ग्रुपिंग करते हैं। तो आपका ये नेगेटिव आंसर है। ठीक है, ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ग्रुपिंग में पढ़ना बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बच्चे एक दूसरे सीखते हैं, उसमें जो घृणा की भावना है वो खत्म हो जाती है। हर एक जाति, हर एक तरह के बच्चे को, मतलब जो कोई विकलांग है या कोई स्मार्ट बच्चा है या कोई काला गोरा है, अगर ग्रुप में आप बैठा के पढ़ा दोगे तो उनमें जो भेदभाव है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न, रुकावट पैदा करती है। नहीं, बच्चे जब सीखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है ग्रुपिंग वाले में कि हम तुमसे ज़्यादा जान जाए, तुम मुझसे कम जान जाओ, मैं तुमको फाइट कर दूं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, कंपटीशन इसको बोल सकते हैं, अगर ऐसा हो भी गया तो अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है, ऐसा नहीं। मतलब कि ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेच कर सकते हैं। यस, अगर बच्चे ग्रुपिंग में पढ़ते हैं ना तो खुद की उनकी सोच बढ़ जाती है। ठीक है, आप ग्रुपिंग में बैठा दो बच्चों को और उनसे बोलो कि साइंस के बारे में बताओ, तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर होता है। ठीक है, तो वो जो बच्चे अलग अलग आंसर
जो बताते हैं ना वो अपने खुद की सोच से बताते हैं। आप कभी क्लास में जाओ और बच्चों से बोल दो कि एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर लेकर के आएगा। तो जब आप ग्रुपिंग में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं बच्चे, तो अपने दिमाग से या अपने बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेच कर सकते हैं, ठीक है, अपने खुद से सोचते हैं, भले वो 1 मिनट टाइम लेंगे, देर बोलेंगे, ठीक है। और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं। जब बच्चा या कोई भी हो जब खुद से सोचने लगता है ना, तो वह एक ऊंचाई तक जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे हम हो। अगर मुझसे जिस दिन खुद से समझ में आ गया कि मुझे क्या बोलना है, कैसे पढ़ना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, कैसी बात करते हैं भाई, जब बच्चे ग्रुपिंग में पढ़ते हैं तो भ्रांतियाँ कहाँ से उत्पन्न हो जाएंगी, भ्रांतियाँ ना उत्पन्न हो, अलग अलग भेदभाव ना हो, इसी के लिए तो हम ग्रुपिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ग्रुप में बैठा करके, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डाट समझना चाहिए। बहुभाषिकता इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना बहुभाषिकता को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। मैं किसी दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। बहुभाषिकता मतलब ये समझ लो कि आपके पास एक हथियार है। ऐसा मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मुझे गुजराती भी आती है, ठीक है, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा भाषाएं आती है, तो मैं गुजरात के स्कूलों में जाकर के आसानी से बैठ करके वहाँ से पढ़ सकता हूँ बच्चों के साथ में, ठीक है। खैर मुझे गुजराती थोड़ी बहुत आती है क्योंकि मैंने कुछ दिन वहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं कैमरा के निगरानी में छो, ठीक है, ऐसा कुछ। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डाट समझना चाहिए। एक समस्या, बिल्कुल गलत भाई। बहुत भाषा अगर आपको आती है तो अच्छी बात है ना, बड़े बड़े मतलब कि मनोवैज्ञानिक लोग भी ये बात बोलेंगे कि जितना ज़्यादा भाषा आपको आती है उतनी अच्छाई है, ठीक है। एक व्यवस्थागत मुद्दा है, मुद्दा की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर जो साधन आ रहा है ना, सीटेट में आपको साधन, बहुभाषिकता को साधन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि बहुभाषिकता हमारा एक साधन है। तो एक गुण होता है और एक साधन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रुकावट है, बहुभाषिकता है, ज़्यादा भाषाएं आती हैं, तो रुकावट कहाँ से हो जाएगा, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, एक भाषा से नहीं तो हम दूसरी भाषा से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, सांवेगिक और शारीरिक, शारीरिक के बारे में जानते हैं ना, हाथ पैर सब कुछ। सांवेगिक अवस्था का मतलब है कॉग्निटिव या भावनात्मक, आप जिसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, भावनात्मक, ठीक है। अधिगम में जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो शारीरिक और सांवेगिक अवस्था में जो कनेक्शन है वो क्या होता है, का कोई आपसी संबंध नहीं होता है, नहीं। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर आपके कहीं शरीर में प्रॉब्लम है तो भावनात्मक में भी प्रॉब्लम आ सकता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि भूमिका नगण्य है, मतलब दोनों की अलग अलग भूमिका, कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, आप कैसे सीख लोगे कि नई चीज़ को, ठीक है। आपको कबड्डी खेलने को सीखना है, आपका हाथ पैर ही अच्छे से नहीं है तो आप कैसे सीख पाओगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कि एक महत्वपूर्ण भूमिका, यस, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है सीखने में, शारीरिक मानसिक मतलब हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। खैर यहाँ पर तो दो ही बताया है, एक शारीरिक और एक सांवेगिक अवस्था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये समझ लो कि पढ़ते टाइम आपको ना चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्यों है सही और क्यों नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी यहाँ पर तो खैर मैंने हिंदी में लिखा है, एग्जाम में कोशिश करना कि जो ऑप्शन हिंदी से क्लियर नहीं हो रहे हो ना उनको अंग्रेजी से क्लियर कर लेना, और जो दोनों में कन्फ्यूजन हो तो 2 बार पढ़ लेना, उम्मीद है कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। अब हम भूल जाओ कि ये क्या फालतू का बकवास लिखा, लेकिन चिंतन गुणात्मक रूप की बात आई है, किसकी, चिंतन गुणात्मक रूप की बात आई है। मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो चिंतन गुणात्मक के बारे में बात किया है, ठीक है, चिंतन गुणात्मक। हार्वर्ड गार्डनर आपकी बुद्धि के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है, क्या अच्छा क्या बुरा क्या भला, ये हो नहीं सकते। लेओ वाइगोत्स्की इन्होंने समाज के बारे में बात किया है ज़्यादातर, ये हो नहीं सकते। तो कौन थे आपके, जीन पियाजे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और सच में अगर आपको लगता है कि मैं CDP पढ़ा पाऊँगा तो आप लोग कमेंट करना, CDP मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं 9th से लेकर के 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। इसमें ग्राफ वगैरह भी बताता हूं जो नीट वाले बच्चों को का मतलब काम आ सकता है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, राजेश्वरी BHUN, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई BHU से की है,
उम्मीद करता हूँ कि मैं मालवीय जी के बगिया का एक लगभग एक हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ का एक फूल हूँ, और जहाँ भी रहूँ तो खिलता रहूँ, खिलाता रहूँ। आपका यहीं पर साथ चाहिए। धन्यवाद।